हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या किया कि एयरवे का बारे में पढ़ा, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में एयरवे का बारे में पढ़ा है ना। तो इस बार हम लोग करने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम में पहला तो है आपका कि ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें। तो एक तो है हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, ये सब आएगा, और एक डिसरिथमियास। ये बस ये तीन के बारे में इधर बोला है। ठीक है, और उसके बाद जो रिस्की मेंबर्स होते हैं, इन सब होने का जो रिस्की मेंबर्स होते हैं वो लोग हैं जिनका एक हिस्ट्री है कार्डियक डिजीज़ का। ठीक है, या फिर तो ओल्डर पेशेंट होंगे, ये तो आपका एयरवे के साथ मिल रहा है ना, उधर भी था ना ये सब। देन आपका क्रिटिकली इल हो सकता है वो पेशेंट, तब होगा। या फिर अगर उसका रेस्पिरेशन फंक्शन ऑल्टर है, ठीक है, रेस्पिरेशन फंक्शन थोड़ा अलग है तो ख़राब है, तो इन सब में भी होगा। ठीक है, देन उसके बाद पहला बात पड़ता है कि हाइपोटेंशन मतलब उसके साइंस क्या हो सकते हैं। तो हाइपोटेंशन के साइंस होंगे, उसका हाइपोपरफ्यूशन होगा। हाइपोपरफ्यूशन किसका होता है? वाइटल ऑर्गन्स का होता है, लाइक ब्रेन, हार्ट, किडनी, इधर देखो लिखा हुआ है। देन आपका डिसओरिएंटेशन होगा, उसको कॉन्शियसनेस लॉस होगा, उसका चेस्ट पेन होगा, ओलिग्यूरिया होगा। ओलिग्यूरिया का मतलब यूरिनरी आउटपुट 400 ml से पर डे कम होगा। ठीक है, ओलिग्यूरिया हो गया। तो इधर आपको याद रखने के लिए मैंने ऐसे डिसओरिएंटेशन और कॉन्शियसनेस साथ में ऐसे ले लिया, और आपको याद रहेगा ना, डिसओरिएंटेशन होगा तो उसका कॉन्शियसनेस भी लॉस ही होगा, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस, मतलब ये हाइपोटेंशन ये सब होने के बाद अगर ये ठीक नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। उसको कार्डियक इस्कीमिया हो सकता है, वेनर इस्कीमिया हो सकता है, उसको कार्डियक इन्फेक्शन हो सकता है, बोवेल इन्फेक्शन हो सकता है। बस यही दिया हुआ है इधर। ठीक है, नहीं इसके कॉजेज़ क्या क्या है हाइपोटेंशन के। तो एक है कि फ्लूइड या ब्लड लॉस हुआ है, तो ये कहाँ पर हो सकता है? सर्जरी के टाइम पे भी हो सकता है ना, या फिर तो उसको अच्छे से आईवी नहीं दिया गया होगा। तो ये क्या हो सकता है कि फ्लूइड और ब्लड लॉस, ये बाद में जाके आपका हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी दे सकता है, ये कॉम्प्लिकेशंस में ही आ जाएगा, है ना। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी हो सकता है उसको। देन अगर ये फ्लूइड और ब्लड लॉस नहीं हुआ है, अगर नॉर्मली है, तो उसका एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसको हार्ट डिस्फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि उसको हाइपोटेंशन हो रहा है तो हार्ट डिस्फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हार्ट डिस्फंक्शन है तो एक तो होगा प्राइमरी हार्ट डिस्फंक्शन, जहाँ पर लाइक ये ऑकर होता है, ये जनरली होता है अगर उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या फिर पल्मोनरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसको। ठीक है, तो ये हो सकता है, और ये बाद में क्या रिजल्ट करेगा? कार्डियक आउटपुट लेस करेगा। ये कार्डियक आउटपुट लेस होना भी मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के मतलब वो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स पे आ जाता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट लेस होना है। देन आपका हो गया सेकेंडरी हार्ट डिजीज। सेकेंडरी हार्ट डिजीज में आपका क्या होगा कि नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक या फिर नेगेटिव इनोट्रॉपिक हो सकता है, और ये इफेक्ट ऑफ ड्रग के लिए भी हो सकता है, लाइक बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, इसके लिए भी हो सकता है, और ये डाइगॉक्सिन और ओपियोइड के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। ठीक है, रेट ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन नेगेटिव है। देन उसके बाद नेगेटिव इनोट्रॉपिक मतलब फोर्स ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन भी नेगेटिव है। तो ये प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी हार्ट डिस्फंक्शन के और मतलब दिखा सकता है। ठीक है, देन और तीसरा रीज़न है कि सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस या फिर डिसरिथमियास। तो इन सब रीजंस के लिए हाइपोटेंशन हो सकता है उसको। तो पहला हो गया आपका फ्लूइड ब्लड लॉस हो गया। देन प्राइमरी डिस्फंक्शन, तो पहला तो हो गया आपका फ्लूइड ब्लड लॉस, देन उसका प्राइमरी हार्ट डिस्फंक्शन, सेकेंडरी हार्ट डिस्फंक्शन इसमें आ गया है ना। देन सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, डिसरिथमियास, ये सब हो गया इसका रीज़न। देन अभी हाइपरटेंशन में आते हैं, तो हमें हाइपरटेंशन डिसरिथमिया मिला था। तो हाइपरटेंशन में आपका इधर बोल रहा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो वो मतलब जब स्टिमुलेट होता है तब हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, और वो स्टिमुलेट किन रीजन से हो सकता है? अगर उसको पेन है, एंजाइटी है, ब्लैडर डिस्फंक्शन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इन सब से हो सकता है। देन अगर उसको उसको हाइपोथर्मिया हो रहा है, अगर उसका प्री एक्सिस्टिंग पहले से ही है उसका हाइपरटेंशन, तब भी होगा उसको, है ना। देन डिसरिथमियास, अभी इधर यही लिखा है अभी के लिए।
और डियानिएटर, ठीक है। देन डिसरिथमियास में क्या होगा कि ये डिसरिथमियास आपका दूसरी प्रॉब्लम्स ला सकता है, मतलब जो कॉजेस है इसके। डिसरिथमियास के कॉजेस हो गया आपका हाइपोक्सीमिया, देन हाइपरकैप्निया, देन फ्लूइड इलेक्ट्रिक डिसबैलेंस हो गया, इम्बैलेंस बोलते हैं उसको, इम्बैलेंस हो गया। देन सर्कुलेटरी इंस्टेबिलिटी हो गई, उसको प्री एक्जिस्टिंग उसका हार्ट डिजीज है, हाइपोथर्मिया, पेन, सर्जिकल स्ट्रेस, एनर्जेसिक एजेंट, इन सब के लिए डिसरिथमियास हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। देन और भी है, देख कार्डियक आउटपुट किस लिए लो हो रहा है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट एक मतलब बहुत बड़ा रीज़न है ये मतलब हाइपरटेंशन का, सॉरी हाइपरटेंशन का नहीं, मतलब पूरा कार्डियक डिजीज़ का है, ठीक है। किसके लिए लो हो सकता है, एक तो फ्लूइड लॉस हो गया उसका, फ्लूइड लॉस अगर इम्प्रॉपर आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है तब भी उसका मतलब ख़राब है ये। सर्जिकल स्ट्रेस हो रहा है उसको। देन फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है फ्लूइड का 1 to 3 डेज में, अगर मतलब पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद अगर उसका 1 to 3 डेज तक रिटेंशन होता रहा तो ये तो पहला रीज़न तो इसके लिए होता है क्योंकि 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एक हो गया पिट्यूटरी एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH और एक हो गया एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये हो गया ACTH, तो इन सब के लिए होता है। देन ये सब क्या करते हैं कि एक्टिवेट कर देते हैं रास को, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, ठीक है। इससे क्या होगा, ये ADH से क्या होगा, ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और यूरिन आउटपुट कम कर देता है। ऊपर से अगर यूरिन आउटपुट कम हो गया तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। देन ACTH क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है कॉर्टेक्स को, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, किसके लिए, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन को मतलब, ठीक है। देन उसके बाद जो फ्लूइड लॉस क्या करता है कि किडनी परफ्यूजन को कम कर देता है, ये स्टिमुलेट करता है रास को, और फिर एल्डोस्टेरोन भी बढ़ जाता है, रास बढ़ के तो एल्डोस्टेरोन तो बढ़ेगा ही। देन ये एल्डोस्टेरोन का क्या केस है, ये सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन करता है। रिटेंशन के लिए ये हो रहा, रिटेंशन क्यों हो रहा है तो ये आपने देख लिया, रिटेंशन क्यों हो रहा है, सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन करता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करता है, इसके लिए कार्डियक आउटपुट लो हो जाता है। देन फ्लूइड डेफिशिट मतलब अगर उसको अनट्रीटेड मतलब अच्छे से उसका ट्रीट नहीं किया गया, जो उसका प्री ऑपरेटिव डिहाइड्रेशन हो गया उसको, ठीक है, या फिर उसको इंट्रा ऑपरेटिव लॉस हो गया उसका, या फिर स्लो या इनएडिक्वेट IV दिया जा रहा है उसको, तब प्रॉब्लम है उसको, फ्लूइड डेफिशिट होगा। देन इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट लो होगा और टिश्यू परफ्यूजन भी लो होगा। अगर उसका वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, ड्रेन, सक्शन ये सब भी हो रहा है फिर भी उसका फ्लूइड डेफिशिट होगा। देन हाइपोकेलेमिया मतलब लो सीरम पोटेशियम, तो इससे क्या होगा, कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की कम हो जाएगी, और जब ये कम होगा तब कार्डियक आउटपुट और टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक है। देन अभी नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग क्या करेगी, तो नर्सिंग आपका पहले तो वाइटल्स चेक करेंगी, एवरी 15 मिनट्स में आपको वाइटल चेक करना है अगर फेज़ 1 में है तो, क्योंकि वो क्रिटिकल फेज़ होता है। अगर फेज़ 2 में है तो लेस फ्रिक्वेंटली भी आप कर सकते हैं। तो वाइटल्स में क्या आ जाएगा, उसका पल्स आ जाएगा, उसका BP। पहले अगर BP देखेंगे तो अगर लेस देन 90 है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब हाँ लेस देन 90 नहीं होना चाहिए और मोर देन 160 नहीं होना चाहिए। पल्स लेस देन 60 नहीं होना चाहिए, मोर देन 120 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पल्स प्रेशर अगर नैरो हो रहा है, पल्स प्रेशर अगर कम है तब भी उसका वो चेंज इन हार्ट रिथम में चेंज हो सकता है, डिसरिथमियास हो सकता है उसको, ठीक है। देन हाइपोटेंशन, अगर हाइपोटेंशन है विथ नॉर्मल पल्स, अगर उसका बॉडी भी वार्म है, ड्राई स्किन है तो ये नॉर्मल है, ये एनेस्थेसिया के लिए हो रहा है। पर अगर उसका हाइपोटेंशन और वीक पल्स दिख रहा है आपको, पल्स भी ठीक नहीं है, कोल्ड भी हो रहा है, तो ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, ठीक है। देन ECG उसका चेक करेंगे, हार्ट डिजीज, अगर ECG सबका नहीं, मतलब अगर उसको हार्ट डिजीज है, अगर वो ओल्डर पेशेंट है तब उसका ECG चेक करेंगे, ठीक है। एपिकल रेडियल पल्स चेक करेंगे और पेरिफेरल पल्स भी चेक करेंगे, उसका स्किन कलर, टेम्परेचर, मॉइस्चर ये सब चेक करेंगे, किसके लिए, टिश्यू परफ्यूजन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि टिश्यू परफ्यूजन कम हुआ तो प्रॉब्लम है। देन डायग्नोसिस हम इधर से देख लेते हैं, देखिए डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट अभी मैं बोल रही थी, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट किसके लिए, हाइपोवॉल्यूमिया, डिसरिथमियास, इन सब के लिए। देन इनफेक्टिव पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन बोल रही थी मैं,
देन इसके लिए रिलेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी है, इसके लिए देखना आप नर्सिंग इंटरवेंशन में मोबिलिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। देन वेनस स्ट्रेसिस किसके लिए होता है, मोबिलिटी के लिए होता है, ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ठीक है। देन रिस्क फॉर ये देखिए इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम, ये बहुत ज़रूरी है। देन रिस्क फॉर इम्पेयर्ड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन, डिसफंक्शन हो रहा था ना। देन पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस क्या, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, वेनस थ्रोम्बोलिज्म हो सकता है, ये बस सिंपल। देन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ जाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में देखिए आप अगर उसका हाइपोटेंशन हो रहा है, क्या क्या मिला था, हाइपरटेंशन एंड डिसरिथमियास। हाइपोटेंशन में उसको ऑटोथेरेपी देंगे ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन ऑफ हाइपोपरफ्यूज्ड ऑर्गन्स के लिए, हाइपोपरफ्यूज्ड ऑर्गन्स के लिए ऑक्सीजनेशन देंगे उसको। देन उसका अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो वो चेक करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग हुआ तो फ्लूइड वॉल्यूम लेस होगा, और ये फ्लूइड वॉल्यूम लेस भी एक रीज़न है हाइपोटेंशन का, ठीक है। देन उसका प्राइमरी हार्ट डिसफंक्शन देखेंगे, अगर उसका ये है तो उसका ड्रग देंगे हम। अगर पेरिफेरल वेसोडाइलेशन हाइपोटेंशन है तो उसको वेसो कंट्रिक्शन एजेंट देंगे, ताकि उसका सिस्टमिक वास्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ सके, क्योंकि ये भी एक रीज़न था हाइपोटेंशन का, भूल मत जाओ। देन उसके बाद हाइपरटेंशन में क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन हमें रोकना पड़ेगा, ठीक है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, लाइक पेन, एंजाइटी, इन सबको कम करना पड़ेगा। देन उसका एनर्जेटिक दे सकते हैं हम, उसका असिस्ट अवॉइडिंग में उसको असिस्ट कर सकते हैं, रेस्पिरेशन देख सकते हैं, उसका रीवार्म कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया हो रहा था उसको, ठीक है। देन प्री एक्सिस्टिंग अगर है तो उसको ड्रग थेरेपी देंगे, सिंपल, बस हो ही गया आपका। अभी हम बुक से देख लेते हैं एक बार, जैसे बुक में जो है वही बताया मैंने, फॉर योर सेटिस्फेक्शन देख लेते हैं। देखिए पहले इधर बोला ही है, हाइपरटेंशन और डिसरिथमियास के लिए है। इसका रिस्क क्या है, रिस्क में ये लोग है जिसका हिस्ट्री है, जिसका ओल्डर है, और क्या है, और क्रिटिकली इल पेशेंट, ये सब है। देन हाइपोटेंशन का साइंस क्या है, हाइपरपरफ्यूजन हो गया उसका, ब्रेन, हार्ट, ये सब। देन दिस कॉन्शियस पेशेंट है, ओलिगोरिया है उसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन इंटरवेंशंस मतलब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, देखिए कार्डियक स्मियाज, ये सब बताया ना मैंने आपको। फ्लूइड एंड ब्लड वॉल्यूम लॉस के लिए भी हो सकता है हाइपोटेंशन, अगर लीड टू, ये क्या लीड कर देता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। देन उसके बाद अगर ये नहीं हो रहा है तो उसको हार्ट डिसफंक्शन है। प्राइमरी हार्ट डिसफंक्शन किन में होता है, मायोकार्डियल, कार्डियक टेम्पोनेट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। देन इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ड्रॉप होगा। देन सेकेंडरी हार्ट फंक्शन के लिए ये नेगेटिव कोनोट्रोपिक, देन नेगेटिव आइनोट्रोपिक, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, डाइगोक्सिन, ये सब। देन और क्या रीज़न है कि डिक्रीज सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, डिसरिथमियास, ये सब हो सकता है इसको। देन सिस्टमिक नर्वस सिस्टम, हाँ हाइपरटेंशन किसके लिए, इन सब के लिए हो रहा है ना, मैंने बताया ना। देन कॉज डिसरिथमियास किसके लिए, क्या कॉजेस है, इधर लिखा हुआ है। देन उसके बाद आपका ये हाँ फ्लूइड जो लॉस हो रहा है उसके लिए कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है आपका, ठीक है। देखिए फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है अगर, तो भी उसका कॉजेस ये सब है, उसका कॉजेस ACTH और उसके बाद क्या था, ADH, आरास, ये सब हो रहा है उसका, है ना। कैसे क्या करता है वो मैंने आपको समझाया, वही लिखा है इधर, पढ़ लीजिए। देन इधर फ्लूइड ओवरलोड होने से क्या, फ्लूइड ओवरलोड किसके लिए हो सकता है, इधर ऐसे ही लिखा हुआ है पर कुछ रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्ट फ्लूइड डेफिसिट में आ गए। क्योंकि अगर आपको देखिए, आपको ये याद ही नहीं करना, आपको ये एग्ज़ाम में लिखना भी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आपको ये शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर भी दिमाग में सारा बिठाना है, ठीक है। तो हम लोग इजीली स्मार्टली जा रहे हैं, ठीक है। देन फ्लूइड डेफिसिट का रीजंस क्या है वो बता दिया, इससे क्या होगा ये बता दिया, है ना। हाइपोकैलेमिया, इसके बारे में बता दिया आपको, है ना। ओके, देन आपका ये नहीं बताया ना मैंने, तो ये क्या होगा कि VT, द स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन क्लॉटिंग टेंडेंसीज। ओके, जब आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स
बहुत आसान है। देखिए, अगर पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है तो उसका क्या होगा कि हाँ, उसको स्ट्रेस हो रहा है तो उसका क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेगा क्योंकि उसका प्लेटलेट बढ़ जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाएगा, VTE। और ये कब होता है? जब उसका इनएक्टिविटी होता है, वो बॉडी पोजिशन चेंज नहीं कर रहा, प्रेशर है उसका। देन ये बाद में ये क्या करेगा? वेनस टेरिस और डिक्रीज परफ्यूशन, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, देन ये कहाँ पर होता है? ज़्यादातर ओल्डर पेशेंट, ओबेस इंडिविजुअल्स में होता है। इमोबिलाइज जिसका हिस्ट्री है ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उनके लिए होता है। ये और भी क्या प्रॉब्लम कर सकता है? लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। ठीक है, लाइक इन्फेक्शन कर सकता है। देखिए, लीड टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड इन्फेक्शन कर सकता है। देन जो सस्पेक्टेड पेशेंट है उनका ट्रैकिपनिया हो सकता है, ये डिप्सनिया हो सकता है, ट्रेकिकार्डिया हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर उसको O2 भी मिल रहा है फिर भी उसका ये सब हो रहा है तो सस्पेक्टेड है वो। ठीक है, देन चेस्ट पेन, हाइपोटेंशन, हीमोपेटियालिसिस, उसके बाद डिसरिथमियास, ये सब हो सकता है उसको, है ना, हार्ट फेलियर, ये सब। देन आपका एक और है सिंकोप। सिंकोप कुछ नहीं, फेंटिंग है। फेंटिंग कब होगा? ठीक है, अगर जब ये कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, उसका फ्लूइड डेफिसिट हो रहा है, इसके लिए पानी पिलाते हैं जब पेशेंट फेंट हो जाता है ना। देन उसका अगर सेरिब्रल परफ्यूजन हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है सेरिब्रल परफ्यूजन में, तो इन सब में हो सकता है। ठीक है, देन इसका रिजल्ट क्या होगा? ये होने से क्या होगा? उसको पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है। जब वो पेशेंट उठेगा या फिर जब वो वॉक करने लगेगा तब उसको पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? ओल्डर पेशेंट में होता है। देन उसका इमोबिलाइज, अगर लंबे समय से वो कुछ एम्बुलेट ही नहीं कर रहा, कुछ चल ही नहीं रहा, तो ये उसका होगा ना, वो खड़ा होगा तो उसको डायरेक्टली फेंट जैसा लगेगा ना। हम लंबे समय तक बैठते हैं और फिर हम खड़े हो जाते हैं तो हम लोग का सिर नहीं घूमता है कभी, आँखों से कभी अजीब अजीब सा नहीं होता है। तो आयरन डिफिशिएंसी के लिए भी बोलते हैं, बट ऐसा भी है, और है ना, तो यही सब है। ओके, और हाँ, नर्सिंग मैनेजमेंट ना, ये मैंने बताया आपको, वाइटल साइंस, ये सब देखो आप, वही लिखा हुआ है। अच्छा, ये दोनों बताया ना मैंने, ये पल्स प्रेशर बता दिया, BP ये सब डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है। देन रिथम भी चेंज हो रहा है। देन उसके बाद हाइपोटेंशन का ये सब हो रहा है उसका, है ना, ECG मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब बताया मैंने। टिश्यू परफ्यूजन, सब सब मतलब एक्सप्लेन किया है। और नर्सिंग डायग्नोसिस ये भी तो बता दिया मैंने। देन इम्प्लीमेंटेशन बताया मैंने, वो O2 थेरेपी देंगे हाइपोटेंशन का। देन उसके बाद हाँ, उसके बाद ये सब तो बताया मैंने। इन्फॉर्म करेंगे अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिथमियास हो रहा है, देन ये सब ही है। देन अगर देखो, अर्ली एम्बोलिज्म में क्या करेंगे हम लोग? उसका इंक्रीज हुआ, उसका मसल टोन इंक्रीज होगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उसका VTE नहीं होगा, वेनस टेरिस नहीं होगा, उसका ओंड भी हील हो जाएगा सर्कुलेशन से। देन उसके बाद वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगा, उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन फंक्शन होगा, है ना। पहले उसके लिए क्या करेंगे? पहले उसका सिर का जो है पार्ट है वो उठाएंगे बेड में 1-2 मिनट के लिए, फिर उसको बैठने में हेल्प करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे उसका पल्स भी रेट चेक करेंगे, तो उसका एम्बुलेशन स्टार्ट करेंगे, उसका वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अगर उसका सिर घूम रहा है, अगर उसका पल्स चेंज हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली बिठाना, उसको रेस्ट देना जब तक उसका BP और पल्स स्टेबल ना हो जाए। एक बार स्टेबल हो गया तो उसको बैक टू दी बेड में आप ले जाना। और क्योंकि ये बहुत रिस्की भी होता है तो अच्छे से करना है, उसका फॉल रिस्क हो सकता है उसको। ठीक है, दैट्स इट।